नमस्ते, मैं हूं अंकित। आज राग बिहारी में बात करेंगे पप्पू यादव को आखिर कौन मारना चाहता है। वो तमाम आरोप लगा रहे हैं और ये आरोप सिर्फ पप्पू यादव तक सीमित नहीं है। उनके जो प्रशंसक हैं और समर्थक हैं वो सब भी इस तरीके का माहौल बना रहे हैं। पप्पू यादव खुद बोल रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस शिकायत को लेके जाऊंगा। तो मैं इस पर बात करेंगे हम लोग आज। इसके साथ ही बात करेंगे कि आरजेडी क्यों नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, ये बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि नीट छात्रा जो पटना के जिसकी डेथ हो गई और वो जो पीड़ित परिवार है उसको कौन धमकी दे रहा है, कौन डरा रहा है, इन सब पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार सर। सर, पहला सवाल यही है कि पप्पू यादव को किससे खतरा है और वो बोल रहे हैं मैं यूएन तक जाऊंगा इसकी शिकायत लेके, यानी कि भारत में उनकी सुनवाई फिर नहीं हो रही है। देखिए, पप्पू यादव बहुत तरह की बात बोलते हैं, ये सच बात है, लेकिन पप्पू यादव की भूमिका नीट छात्रा वाले मामले में काफ़ी आक्रामक रही, ये सच बात है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी 31 साल पुराने एक केस में हुई थी और उसमें गिरफ्तारी क्यों हुई उस पर बहुत सारे सवाल भी उठे कि आखिरकार पुलिस का इंटेंशन क्या था, पुलिस क्या उनका मुंह बंद करना चाहती थी। लेकिन पप्पू यादव जब गिरफ्तार हुए तो उनके समर्थकों से पुलिस की भिड़ंत हुई। पप्पू यादव गिरफ्तार हो गए। रात में वो आपको मालूम है कि उनको हॉस्पिटल में रखा गया और ये जब प्रयास किया गया तो पप्पू यादव का ये आरोप है कि उनको गलत तरह का इंजेक्शन दिया गया और उस इंजेक्शन के जरिए उनको मारने की कोशिश हुई। अब ये बेहद ही गंभीर आरोप है कि एक सांसद अगर इस तरह की का आरोप लगा रहा है तो उस आरोप को हम हल्के में भी तो नहीं ले सकते, इसकी जांच तो होनी चाहिए। और जहां तक सवाल है दूसरी बात कि उनको जब जेल में रखा गया तो सांप का डर था, वहां पर सांप छोड़ दिया गया था, ये भी एक बड़ी हैरान करने वाली है। अजीब अजीब तरह के आरोप पप्पू यादव के द्वारा लगाए जा रहे हैं। अब इस आरोप की सच्चाई क्या है ये तो बेहतर कोई जांच एजेंसी बता सकती है, लेकिन एक सांसद द्वारा इस तरह का आरोप लगाना कि मुझे मारने का प्रयास किया गया है, मुझे ये लोग मार देना चाहते हैं, मेरा मुंह बंद करा देना चाहते हैं, ये तमाम तरह की बात पप्पू यादव कहते रहे। अब जरा देखिए इसके बैकग्राउंड में क्या है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा ये जो एसपी पटना है वो पूर्णिया के एसपी हुआ करते थे, आपको याद होगा। और दरअसल पप्पू यादव को लेकर के खबर बड़ी चर्चित हुई थी। वो खबर ये थी कि पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक शूटर धमकी दे रहा है, मारने की बात कह रहा है। तमाम मीडिया में ये खबर जो है सुर्खियां बटोरने लगा। अब आप देखिए ये खबर सुर्खियां तो बटोरने लगा, ये सारी बात सच है, उसके बाद हुआ क्या ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दरअसल जो वर्तमान समय में एसपी हैं पटना, उन्होंने क्या किया, कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और जब इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो जो धमकी देने वाला था वो पता चला कि इनके एक खास सहयोगी द्वारा उसको ये काम करने को कहा गया था। और बात ये हुई कि पप्पू यादव एक अलग किस्म का वीवीआईपी तरह का सुरक्षा चाहते हैं और वो इनकी जो पुरानी पार्टी रही है उससे कनेक्शन उसका। और उसके बाद इस तरह की बात सामने आ गई। पुलिस ने जब ये बात सामने रख दी, पप्पू यादव की बड़ी बेइज्जती हुई, किरकिरी हुई और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि पप्पू यादव और उनमें ठन गई है। अब चूंकि वो पटना आ गए, पटना नीट छात्रा रेप कांड हो गया, ये भी पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन का तौर तरीका था उस पर बहुत तरह के सवाल उठे। वो गैर पेशेवर था रहा है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। बहुत तरह के सवालों का जवाब नहीं मिल पाया और बहुत तरह की उंगलियां उठने लगी पुलिस पर। लेकिन एक जो थ्योरी है वो ये है कि पप्पू यादव को सही मौका मिल गया पुलिस को टारगेट करने का, ये बात भी कही जा रही है। अब सवाल ये है कि ऐसा कह करके पप्पू यादव का जो कॉज है उसको वो लोग छोटा कर रहे हैं। पप्पू यादव जिस चीज के लिए संघर्ष करते दिखे उस पर एक तरीके से उसको डिमीन करने का प्रयास है या पप्पू यादव के मुंह बंद करने का प्रयास है।
इस बात को समझिए। पप्पू यादव सबसे ज्यादा एग्रेसिव थे, खुल करके कल्प्रिट कौन है उसका नाम ले रहे थे। भाई 2 लोगों के सुपुत्र हैं वो पप्पू यादव बता रहे थे। जहानाबाद में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे, पप्पू यादव वहां गए थे। अब ऐसे में सवाल उठता कि पप्पू यादव इस केस को जितना धार दे रहे थे, क्या पुलिस को यह बात नागवार गुजर रही थी और पुलिस ने इसीलिए उनका मुंह बंद करने का प्रयास किया? ये तमाम सारी बातें हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अगर पप्पू यादव ये कहते हैं कि उनके मुंह को बंद करने का प्रयास किया गया, उनके हत्या का प्रयास हुआ, जेल में सांप से कटवाने का प्रयास हुआ, उन्हें गलत इंजेक्शन देने का प्रयास हुआ, ये सारे आरोप इतने जबरदस्त हैं। और वो भी एक कोई एरू गैरू नथु खैरू के द्वारा बोला हुआ बात नहीं है। ये बात समझिए, एक सांसद भी बोल रहा है और पप्पू यादव 6 बार के सांसद हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। वो अगर गलत बोल रहे हैं तो उसको एक्सपोज किया जाना चाहिए। उनके आरोप अगर गलत हैं तो ये एक्सपोज होना चाहिए। और अगर वाकई कोई मारना चाहता था तो वो भी एक्सपोज होना चाहिए कि इनको कौन मारना चाहता था। नीट छात्रा की जो डेथ की चर्चा भी कर रहे थे, जिसमें पप्पू यादव आंदोलन भी कर रहे थे और वही सारे आरोप लगा रहे हैं। उस परिवार को धमकी दी जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि पर्ची फेंकी गई उसके घर में जिसमें धमकी भरी बातें थी कि ज़्यादा तुम होशियार मत बनो। तो क्या लगता है कि अभी भी उसको जिस तरीके से कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए कि आखिर कौन उस घर तक पहुंच पा रहा है और खिड़की से ऐसी पर्चियां फेंक पा रहा है, डर और चुप कराने की कोशिश कर रहा है? देखिए, मुझे तो कई बार ये लगता है कि जब कोई मामला तूल पकड़ रहा होता है ना, तो उसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट गलत तरीके से चीज़ों को गलत धार देने का प्रयास करते हैं। अगर जिसको बिगाड़ना ही होगा तो वो पर्ची क्यों फेंकेगा भाई? आप इस बात को समझिए कि आप एक पर्ची फेंक करके क्या धमकी देना चाह रहे हैं, और उस धमकी से क्या कोई डर जाएगा क्या? भाई वो भी तो पुलिस के पास जाएगा, वो भी तो इस बात को प्रकाशित करेगा कि हमें इस तरीके से डराया जा रहा है। आखिरकार ये पर्ची फेंकने वाला खेल कौन कर रहा है? आखिरकार ये जो त्रासदी है, जो परेशानी है, उसका गलत फायदा लेने का प्रयास कौन कर रहा है? बहुत सारे लोग राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं, बहुत सारे लोग इस आपदा में अवसर की भी तलाश कर रहे हैं, राजनीति भी परवान चढ़ चुकी है। तो बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं। पर एक गंभीर सवाल ये जरूर उठता है कि उस फैमिली को अगर धमकी दिया जा रहा है तो पुलिस को प्रोटेक्शन जरूर देना चाहिए। चलिए ठीक है, ये फेक धमकी हो, लेकिन अगर ये सही साबित हो गया तो बहुत सारे सवाल पुलिस पर उठेंगे कि आखिरकार इनके ऊपर पर्ची फेंका गया था, इनको धमकाने का प्रयास किया गया था, ये परिवार अपनी बेटी के लिए सड़क पर उतरा था, लड़ाई की मांग कर रहा था, इस परिवार ने पूरे पुलिस पर आरोप लगाया, इस परिवार ने यह भी कहा कि उनकी बेटी की हत्या हुई है और पुलिस जो है इसको सुसाइड में तब्दील करना चाहती है, पुलिस कौन से बड़े लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। ये सारे आरोप मेरे नहीं है, उस परिवार के हैं, या सारे आरोप पप्पू यादव जैसे कई लोगों के। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर उस परिवार को, जो कि एक पीड़िता है, वो गुजर गई, उसके माँ पिताजी हैं, उनको अगर कोई धमका रहा है तो फिर यहाँ पर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार को पूरा प्रोटेक्शन दे। और अगर इस परिवार को कुछ हो जाएगा तो तब तो और बहुत तरह की बात उठेगी, न्याय पर से भरोसा उठ जाएगा, न्याय के लिए लड़ने वाले व्यक्ति का ऐसा हश्र होता है, इस तरह की बात होने लगेगी और फिर कहा जाएगा कि किस बात का न्याय। एक तो उसकी बेटी के साथ बुरा हुआ, और जब पिता माता ने अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने का प्रयास किया, लड़ने का प्रयास किया, तो उनके साथ ऐसा हो गया। मुझे लगता है पुलिस को बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, उस पूरे परिवार को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, और किसने इस तरह की पर्ची फेंकी है, डराने का प्रयास किया है, किसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनको बेनकाब करने की ज़रूरत है। ये बेहद ही गंभीर मसला है, ये सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है। आपको याद होगा कि किस तरीके से उनके माता पिता जंतर मंतर पर आ करके प्रोटेस्ट कर रहे थे और लोगों का सपोर्ट मिल रहा था। पूरे बिहार
में इसकी चर्चा है, ये मैटर पूरे तरीके से नेशनल लेवल का हो चुका है। लोग इसकी बात कर रहे हैं कि आखिरकार नीट छात्रा के मामले में हुआ क्या। बिहार विधानसभा में इसकी रोज चर्चा होती है, विधान परिषद में इसको लेकर के लोग कानून और व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। अभी इस बात को जान लीजिए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस मसले को किसी भी तौर तरीके से एंगल से नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। अगर ये नेग्लेक्टेड रहेगा, किसी तरह की वारदात होती है, तो यकीन मानिए ये बहुत मुश्किल होगा, पुलिस अपने आप को डिफेंड कर नहीं पाएगी। तो सवाल यही उठता है, और सवाल की गंभीरता भी इसी बात में है कि ऐसा काम कौन कर रहा है, उसको बेनकाब करना चाहिए और पूरे परिवार को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो फिलहाल परिवार, जो पीड़ित परिवार है, वो पुलिस स्टेशन गया था, और इसमें राहुल कुमार जो हैं शकूराबाद पुलिस स्टेशन के, उन्होंने खुद कहा कि हमको पीड़ित परिवार से चिट्ठी मिली है और इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है, जांच आगे होगी। अगला जो विषय है वो यह है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है आरजेडी। आरजेडी का इंटरेस्ट नीतीश कुमार से जा नहीं रहा है, जबकि इतनी भयानक हार हुई। और फिर क्या चाहते हैं आरजेडी वाले? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार की कुर्सी खाली हो जाए तब जाके हम लोगों का कुछ हो पाएगा? देखिए, मैं समझ नहीं पाता हूं कि आखिरकार आरजेडी कंफ्यूज्ड है क्या, इस बात को समझिए। अरे कुछ ही दिन पहले की बात है ना, जब नीतीश कुमार ने लड़की बोल दिया तो इनको क्या नहीं कहा गया, बुढ़ा, लोफर, खुसट, दिमाग खराब है, अल्जाइमर से पीड़ित है। ये एक भी शब्द मेरे नहीं है। हाँ, ये बात आप जान लीजिए। तो जब वही आरजेडी कहती है कि ये मेंटली फिट नहीं है, मेंटली सिक है, बुढ़ा लोफर है, बुढ़ा लड़का है, ये आरजेडी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती है, तो वही आरजेडी इनको प्रधानमंत्री बनाने को क्यों तैयार हो रही? ये अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब सवाल है। और ये सवाल क्यों उठ रहा है, ये सवाल मैं जरूर उठा रहा हूं। आप वाकई नीतीश कुमार को लेकर के कोई ओपिनियन नहीं बना पा रहे हैं क्या? आपको ये लग रहा है कि नीतीश को अपने तरफ लाएंगे तभी बीजेपी कमजोर होगी? एक तो आपका मन ये कहता है, दूसरा मन आपका ये कहता है कि भाई नीतीश कुमार को अब एकदम एक्सपोज करना चाहिए, हेड ऑन लेना चाहिए, और इसी बात का फायदा नीतीश कुमार हमेशा लेते रहे। और इसीलिए बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि नीतीश कुमार इंडिस्पेंसिबल है। आखिरकार नीतीश अल्जाइमर से पीड़ित हैं, जो आरजेडी के ट्विटर हैंडल से लिखा जाता है। तो भाई आप एक बात बोलिए ना कि मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो बोलिए स्वस्थ हैं, और अगर वो बीमार हैं तो आप उनको प्रधानमंत्री कैसे बना दीजिएगा? दरअसल आपको बता दें कि जब ये बात उठने लगी कि 65% आरक्षण नहीं, 85% आरक्षण दिया जाना चाहिए, और इसको लेकर के आरजेडी ने हो हल्ला किया, उनके कुछ नेताओं ने हो हल्ला किया, तो नीतीश कुमार ने कहा क्यों हल्ला करते हो, बैठो चुपचाप, जो बात होना ही नहीं है तो इसको लेकर के क्यों शोर शराबा करते हो? नीतीश कुमार का ये अंदाज है। अब क्या हुआ कि उसको रणविजय साहू ने बिल्कुल पलट दिया, कहा हमें नीतीश कुमार के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, 20 साल के मुख्यमंत्री हैं, इनको तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और इसी तरीके से 2 दिन पहले आपने देखा होगा आईपी गुप्ता भी नीतीश कुमार को चढ़ा रहे थे कि इनको प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो भाई तुम प्रधानमंत्री आप बनाना चाह रहे हो आईपी गुप्ता जी, रणविजय साहू जी, तो समर्थन दे दो ना आप उनको। वहां पर आप ये कहोगे कि ये भाजपा के साथ हैं इसलिए हम समर्थन नहीं देंगे। आईपी गुप्ता कहेंगे कि मेरी जाति को आप SC ST में कन्वर्ट कर दो, तब हम आपको समर्थन देंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें MLA MP मंत्री नहीं बनना है, हमको बस हमारी जाति को आप उसमें SC ST में इंक्लूड कर दो, हम आपको समर्थन दे देंगे। तो भाई ये इंक्लूजन तो तब ना करेंगे जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो आप पहले ही टर्म्स और कंडीशन क्यों लगा रहे हो? दरअसल मुझे लगता है आरजेडी नीतीश कुमार को लेकर के कंफ्यूज्ड है, और नीतीश कुमार की विशेषता ही यही है, ये पॉलिटिकल स्किल है कि वो आरजेडी को हमेशा कंफ्यूज रखते हैं, वो बीजेपी को हमेशा कंफ्यूज रखते हैं, और ये दोनों बड़ी पार्टी को नीतीश कुमार ऑन टोज रखते हैं। मुझे लगता है कि ये जो वजह है कि जो इतना कंफ्यूज ये लोग रहते हैं, जैसे आरजेडी कई बार समय समय पे तारीफ भी करती है, खुद तेजस्वी यादव कहते हैं चाचा है हमारे, तारीफ करते हैं। अब पब्लिक में जो आप संदेश देना चाहते हैं, जो मुख्य पोजीशन आपका है उसी के बीच में तारीफ कर रहे हैं, उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, और बीजेपी भी करती है। यही वजह है कि वहाँ के लोग भी नीतीश से हट के सोच नहीं पा रहे हैं। सबको लगता है जब तारीफ ही कर रहे हो तो फिर बीच बीच में बुराई कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, ये बात अंकित आपका बिल्कुल सच है, और सच बात यह है कि जब आप तारीफ कर ही रहे हैं
तो फिर आप बुराई क्यों करते हैं? ये लोग तो सवाल करेंगे ना। सीरियस नहीं ले अब जिस दिन इनको राबड़ी देवी को लड़की नहीं कहा जाना चाहिए, ये शब्द गलत था, लेकिन अब नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव पे हैं जो उन्होंने बोल दिया, पर उनका इंटेंशन गलत नहीं था। तो पॉलिटिक्स में आप कोई रास्ता तो अख्तियार करोगे ना, और उस पर बने तो रहोगे। ये हमेशा इधर उधर करते रहोगे तो लोग ही कहेंगे कि भाई पता ही नहीं चलता ये नीतीश के दोस्त हैं या नीतीश कुमार के दुश्मन हैं। ये लोग तो सवाल करेंगे। भाई नीतीश जी को लेकर के अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, भाई खुद तेजस्वी यादव लिख रहे हैं इस तरह की बात, मानसिक रोगी, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सारी बात वो लिख रहे हैं। मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, ये उनके लिखे हुए शब्द हैं। बुढ़ा लड़का, इस तरह की बात लिख रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है कि उन्हीं की पार्टी का 4 दिन बाद अगर कोई कहना शुरू करे कि ये तो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, आप इनको पीएम बनना चाहिए, तो भाई पीएम बनाना चाह रहे हो तो 4-6 दिन पहले पीएम क्यों इनको कह रहे थे कि ये दिमागी रूप से ठीक नहीं है? पहला सवाल तो यही उठता है। तो ये दोनों अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, और ये कॉन्ट्राडिक्शन से आरजेडी एक्सपोज हो जाती है। ये पता लगता है कि आरजेडी कौन से दिशा में चलना है, क्या राजनीतिक लाइन लेना है, आरजेडी समझ नहीं पाई है। ये जो 25 में फंसी है आरजेडी समझ नहीं पा रही है कि किस रास्ते को अख्तियार करके आगे बढ़ा जाए, और जो ये 202 सीट लाने वाली जो गठबंधन है उसको कैसे हेड ऑन लिया जाए, कैसे एक्सपोज किया जाए, इस बारे में आरजेडी कोई लाइन ले नहीं पा रही है। और मुझे लगता है कि ये आरजेडी को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा करेगा। बिल्कुल, नुकसान तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की ब्रांडिंग तो इसमें हो ही रही है, बीच बीच में बुराई फिर ज़्यादातर तारीफ। तो फिलहाल आज के शो में हमने बात किया पप्पू यादव को जो खतरा है उसके बारे में, और वो उनके जो शिकायत हैं, खतरा है कि नहीं है, ये चीज़ें प्रूफ नहीं हो पाई हैं। पुलिस प्रशासन ने अभी तक ये चीज़ें प्रूफ नहीं किया, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है, और उनको सुरक्षा जो भी वो मांग रहे हैं उनको मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि आरजेडी जो मांग कर रही है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की, ये उनका सपना कब पूरा होगा ये भी देखना होगा। और साथ ही नीट छात्रा के परिवार को धमकी मिल रही है, उनको भी प्रॉपर जो सुरक्षा मिलना चाहिए उसकी उनको गुहार है। क्या होता है ये सब देखना होगा। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते हैं राग बिहारी। नमस्कार।